ओमग्निदेव अवहय तमसो ज्योतिर्गमाय यज्ञस्थापन शांति मंत्र। अरे लाली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? थोड़ा रुक कर दो बातें तो करती जाओ। गांव की हवा में आज बड़ी गर्मी है, थोड़ा हमारे साथ बैठकर आराम कर लो। अरे लाली, विक्की भैया की बात तो सुन लो, देख तो लो। हम कब से यहाँ तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम हो की पहचानती ही नहीं। विक्की, तू रुक जा, मैं तेरे कारनामों के बारे में तेरे पिताजी को बताऊंगी। अरे तेरी बहुत देर हो गई भाई, माँ रास्ता देख रही होगी। अब और रुका तो शाम की क्लास घर पे लगेगी। मैं निकल जाऊँ यार, फिर मिलते हैं। सुनिए, घर में शाम का खाना बनाने के लिए अब जरा भी लकड़ी नहीं बची है। चूल्हा कैसे जलेगा? जाइए और जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर ले आइए, वरना आज सब भूखे ही सोएंगे। अरे तुम हर काम के लिए मुझे ही क्यों कहती हो? इस विक्की को क्यों नहीं बेचती? पूरा दिन गांव में नाकारा की तरह घूमता रहता है। आवारागर्दी के अलावा इसे कोई काम नहीं है। इसकी हड्डियां कर रही है क्या? क्या पिताजी, हर काम के लिए मुझे ही क्यों मिलते हो आप? जब देखो तब बस मुझे ही टोकते रहते हो। जैसे घर का सारा ठेका मैंने ही ले रखा है। तो और किसे कहूं? जवान बेटा घर में बैठा रहे और मैं इस बुढ़ापे में कुल्हाड़ी चलाऊं? शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी जगह कोई और होता तो घर का बोझ अपने कंधों पर ले लेता। ठीक है बापू, जाता हूँ। मैं ही जंगल जाता हूँ लकड़ियां काटने। आखिर इस घर में सारी मेहनत का ठेका तो मैंने ही ले रखा है ना। अब खुश? गुस्से में पैर पटकता हुआ विक्की कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की गहराइयों में समा गया। अभी कुल्हाड़ी की वार से जंगल गूंज ही रहा था कि अचानक बादलों ने सूरज को निगल लिया। मौसम भयानक हो चला था। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए विक्की को पास ही की एक गुफा में आश्रय लेना पड़ा। गुफा के मुहाने पर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा, पर बाहर अब सिर्फ अंधेरा और तूफान था। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि आज ये बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। अजीब बात है, इस तपते मौसम में ऐसी बेमौसम बारिश, कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन ये कोई आम तूफान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मूसलाधार बारिश सिर्फ विक्की के लिए आई हो, जैसे गिरती हुई हर बूंद उसके कान में कुछ कहना चाहती हो। चल भाई, खड़े खड़े यहाँ टांगे जवाब दे रही, पेट में भी जैसे चूहे दौड़ रहे हो। इस गुफा के थोड़ा अंदर ही चलता हूँ, शायद यहाँ कुछ सूखा खाने को मिल जाए या बैठने की कोई साफ जगह। वैसे भी बाहर भीगने से तो अच्छा ही है। आ जाओ विकी, अंदर आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें क्या लगा ये मौसम यूं नहीं बदल गया? तुम्हें यहां तक लाने के लिए मुझे प्रकृति की चाल को बदलना पड़ा। प्रकृति को बदलना पड़ा? मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं और ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो मात्र एक जरिया हूं। असली शक्ति तो इस मुखौटे में है। इसी ने चाहा था कि तुम यहां आओ और इसी के आदेश पर मैंने प्रकृति को मोड़ा। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे तुम्हें सौंप दूं। एक जरिया और असली शक्ति इस मुखौटे में है? बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर ये सब क्या है? आप डरा रहे हैं मुझे। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। इसे मामूली काट का टुकड़ा मत समझना। ये वो चाबी है जो किसी की भी पहचान का दरवाजा खोल सकती है। इसे पहनकर तुम किसी का भी वेश धारण कर सकते हो, किसी की भी परछाई बन सकते हो। बहुत शक्ति है इसमें, बहुत ज्यादा। मेरे आका से मुझे यही आदेश मिला है कि यह मुखौटा सिर्फ तुम्हें सौंपा जाए। लो इसे। अब से दुनिया वही देखेगी जो तुम दिखाओगे। क्या कह रहे हो बाबा? किसी का भी वेश धारण कर सकता हूं? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा? क्या अब इस दुनिया का सारा खेल मेरी मुट्ठी में होगा? बोलिए बाबा, क्या अब मैं ही सबका भाग्य लिखूंगा?
ये तो वक्त ही बताएगा विकी कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। और एक बात याद रखना, इस ताकत की एक कीमत है। अगर तुमने इस मुखौटे का इस्तेमाल करके किसी भी औरत या लड़की पर गलत नजर डाली तो ये तुम्हें धोखा दे देगा। उसी पल ये तुम्हारे चेहरे से गायब हो जाएगा और तुम्हारा असली घिनौना सच पूरी दुनिया के सामने नंगा कर देगा। याद रखना मेरी बात। निकल ले विक्की, निकल ले। लगता है इस बाबा का दिमाग ठिकाने नहीं है जो मुझ जैसे इंसान को यह नायाब चीज दे रहा है। इससे पहले कि इसका इरादा बदल जाए मुझे यहाँ से रफू चक्कर होना होगा। अब दिखेगा विक्की का असली जलवा। क्या सोच रहे हो विकी? विकी के दिमाग में सिर्फ अमीर बनने का भूत सवार था। अभी बाबा अपनी पूरी बात कह ही नहीं पाए थे कि विकी ने एक झटके में मुखौटा छीन लिया। उसके लिए ये कोई मामूली लकड़ी नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने का जरिया था। बाबा पीछे से चिल्लाते रह गए पर विकी गुफा के अंधेरे को चीरता हुआ बाहर निकल गया। उसे बस अपनी जीत दिखाई दे रही थी। विकी के हाथों में आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति लग गई थी। बाबा की चेतावनी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसके शातिर दिमाग में अब बस एक ही धुन सवार थी कि इस मुखौटे का इस्तेमाल किस तरह करे कि उसकी जिंदगी रातों रात बदल जाए। मुनीम जी, हमें शहर में 10-15 दिन का काम है। जरा घर और कामकाज का पूरा ध्यान रखिएगा। पीछे से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सही सलामत मिले जब हम वापस लौटे। जिम्मेदारी बड़ी है, इसे निभाने में कोई चूक मत करना। हम जल्द ही लौटेंगे। मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर शहर से अपना काम निपटा कर लौटिए। पीछे से घर और कामकाज का पूरा जिम्मा अब मेरा है। आपके लौटने तक यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा मालिक। सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा आप छोड़कर जा रहे हैं। शुभ यात्रा मालिक। विकी पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और बस एक मौके की तलाश में था। विकी को यह मौका उसकी किस्मत ने दिया था और उसे बस इसका फायदा उठाना था। मुनीम और मालिक की बातों ने उसके शातिर दिमाग में लालच की आग जला दी थी। बिना एक पल गवाए विकी ने उस जादुई मुखौटे का इस्तेमाल करने की सोची। उसे समझ आ गया था कि यही वो पल है जो उसकी तकदीर बदल देगा। विकी अब विकी नहीं रहने वाला था। वाह विकी, आज तो तेरी किस्मत के सितारे बुलंद लग रहे हैं। लगता है खुदा भी मेहरबान है और वो भी यही चाहता है कि मेरी फकीरी के दिन अब खत्म हो। जब ऊपर वाला खुद रास्ता दिखा रहा हो तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। जेर किस बात की? चलो इसे पहनकर देखते हैं कि ये जादुई चीज आखिर क्या गुल खिलाती है। अब दुनिया देखेगी विकी का नया अवतार। उस बाबा ने तो सच में चमत्कार कर दिया। चल विक्की भाई, अब वक्त आ गया है। जल्दी से जमींदार का सारा पैसा समेट और यहां से रफू चक्कर हो जा। एक बार माल हाथ लग गया तो फिर वापस विक्की बनकर शान से जीऊंगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि असली खिलाड़ी कौन है। पूरी दुनिया को लगेगा कि जमींदार शहर गया है और यहां विक्की की किस्मत चमक जाएगी। विकी के कदम अब जमींदार की हवेली की दहलीज पर थे, पर ये वो पुराने विकी के कदम नहीं थे। मुखौटे की जादुई शक्ति ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। जैसे ही वो हवेली के भीतर दाखिल हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुनीम और जमींदार की पत्नी के सामने खड़ा होकर विकी ने अपनी आवाज में वही भारीपन और वही धमक पैदा की जो केवल इस घर के असली मालिक की थी। अब विकी के मुंह से निकले हर शब्द पर इस हवेली का भविष्य टिका हुआ था। खेल अब अपनी चरम सीमा पर था। अरे सेठ जी, आप वापस आ गए क्या? कुछ भूल रहे थे? अभी तो आपको गए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे। क्या रास्ते में गाड़ी खराब हो गई? आप ठीक तो है ना मालिक? क्या हुआ?
आपकी तबीयत तो ठीक है? आज तक तो आप कभी इस तरह अचानक रास्ते से वापस नहीं आए। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और ये माथे पर पसीना? क्या शहर के रास्ते में कोई अनहोनी हो गई? कुछ बोलिए, आप ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हैं? आपकी आंखों में ये कैसी घबराहट है? ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? हमें भला क्या होगा? बस जरा सी तबीयत रास्ते में खराब हो गई थी। अचानक घबराहट होने लगी तो सोचा वापस घर ही लौट चले। बाकी सब ठीक है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। अरे सुनिए, और गाड़ी कहाँ छोड़ रहा है? क्या उसकी भी तबीयत खराब हो गई? बड़े जमींदार बने फिरते हैं और घर ऐसे पैदल चले आ रहे हैं जैसे कोई राहगीर रास्ता भटक गया हो। ड्राइवर को क्या रास्ते में ही उतार दिया या फिर पैदल चलकर वजन घटाने का नया इरादा है? आज आप कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें नहीं कर रहे? अरे नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो गाड़ी कुछ दिनों से पेट्रोल बहुत ज्यादा ले रही थी, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे चलेगा। बस इसीलिए मैंने रास्ते में ही ड्राइवर को उसे ठीक करवाने के लिए गैराज भेज दिया और खुद टहलते हुए घर आ गया। पर मालिक, वो शहर वाला सौदा अब शहर जाना कब होगा? गाड़ी तो आपने गैरेज भेज दी, लेकिन वो पार्टी तो आप पे इंतजार कर रही होगी। नहीं मुनीम जी, उसकी अब कोई चिंता मत कीजिए। मेरी बात फोन पर हो गई है। पार्टी खुद कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई है, तो अब आज की भागदौड़ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, जरा तिजोरी की चाबी मुझे दे दीजिए। मुझे उसमें से कुछ बेहद जरूरी कागजात निकालने हैं। एक बार जरा खोलकर तो देखो कि कितना माल भरा है इस तिजोरी में। बस फिर क्या, जैसे ही मौका मिलेगा सारा माल समेटूंगा और यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगा। फिर न ये हवेली होगी, न ये मुखौटा, और न ही ये फकीरी। विकी, आज तेरी 7 पुश्तें सुधरने वाली है। जल्दी खुजा। जैसे ही तिजोरी का भारी दरवाजा खुला, अंदर का माल देखकर विकी का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। नोटों की गड्डियां और चमकते हुए जेवरात देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लालच ने उसके होश उड़ा दिए थे और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मौका। बस अब एक मौका और, फिर ये सारी दौलत उसकी होगी। कौन है? कौन है वहां? अरे, आप अभी तक इस तिजोरी के पास क्या कर रहे हैं? चलिए, अब बहुत काम हो गया। अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखिए। आखिर शरीर को थोड़ा आराम भी तो चाहिए। आइए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे बस तुम चलो भाग्यवान, मैं बस अभी आ रहा हूं। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। विकी हर पल बस एक मौके की तलाश में था कि कब तिजोरी साफ करे और रफू चक्कर हो जाए, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा उलझाया कि मौका हाथ ही नहीं लगा। पर इस बीच एक अजीब बात हुई। विकी, जो शुरू से ही थोड़ा मनचला और आवारा किस्म का था, उसे अब जमींदार की पत्नी पसंद आने लगी थी। उसकी सादगी, उसका प्यार और वो मीठी बातें विकी के शातिर दिमाग पर भारी पड़ने लगी थीं। लालच और चाहत के बीच विकी अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से लौटना नामुमकिन था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। मैं आजकल काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगा हूं। इस तिजोरी और जमीन जायदाद के चक्कर में मैंने तुम्हारी तरफ और तुम्हारी इस बेपनाह खूबसूरती की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। पर अब और नहीं, अब से मेरा वक्त और मेरी तवज्जो सब तुम्हारी है। आखिर ये सारी दौलत किस काम की, अगर मैं अपनी मलिका को ही खुश ना रख सकूं। आज तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। बस, आप अब चुप ही रहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों से आपके सिर पर धूप चढ़ गई है। वरना आप और ऐसी बेरकी बेरकी बातें। आज से पहले तो आपने कभी मेरी खूबसूरती का जिक्र तक नहीं किया। लगता है शहर जाने का भूत उतर गया है और अब घर गृहस्थी का नया बुखार चढ़ा है। चुपचाप खाना खाने आइए, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार साहब को क्या हो गया है। अरे छोड़ो भी भाग्यवान, ये खाना वाना तो रोज का काम है, पर आज मेरा दिल
कुछ और ही कह रहा है। खाना बाद में खा लेंगे, पहले तुम जरा मेरे पास तो आओ। मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि मेरी अपनी हवेली में इतनी बड़ी दौलत छिपी बैठी है। आज काम की बातें नहीं, आज सिर्फ तुम्हारी और मेरी बातें होंगी। अब मना मत करो, आखिर कब तक मैं इस तिजोरी के कागजों में खोया रहूंगा। विक्की को शायद बाबा की चेतावनी याद ही नहीं थी। लालच तो पहले ही था, पर अब उसके मन में गलत ख्याल भी घर कर गया था। और जैसे ही विक्की के मन में वो गंदा विचार आया, उसी पल एक भयानक चमत्कार हुआ। वो जादुई मुखौटा धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में अदृश्य हो गया। जमींदार का वो रौबदार चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह विक्की का असली डरा हुआ चेहरा सामने आ गया। अब विक्की जमींदार नहीं, सिर्फ एक मामूली चोर था जो रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला था। खेल अब खत्म होने वाला था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? मुनीम जी, मुनीम जी, रामलाल, मनोहर, कोई तो बचाओ। देखो यहाँ कोई चोर घुसा है। तुम मेरे कमरे तक कैसे पहुंचे? बचाओ, कोई है? भागो, ये हमें मार डालेगा। मुनीम जी, जल्दी आइए। हवेली के शोर ने पूरे गांव को जगा दिया और अब यह मामला ग्राम पंचायत के सामने आ गया। चारों तरफ थू थू हो रही थी, लेकिन गांव के पंचों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि मामला पुलिस तक पहुंचने से पहले ग्राम पंचायत में ही हल किया जाए। आखिर बात गांव की आन बान और शान की थी। वो नहीं चाहते थे कि इस बहरूपिये की वजह से पूरे गांव की बेइज्जती हो। पंचों की सभा जम चुकी थी और विक्की का भविष्य अब उन बुजुर्गों के हाथ में था। क्यों रे विकी, क्या कहना चाहता है तू? देख, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है और आज कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। एक तो वैसे ही तू गांव की लड़कियों को तंग किया करता था, तब तक तो हम लोगों ने तेरी बदमाशी को नजरअंदाज किया। पर अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। तेरी हिम्मत कैसे हुई जमींदार साहब की तिजोरी और उनकी इज्जत पर हाथ साफ करने की? क्या सोचा था तूने कि ये जाली चेहरा पहनकर तू पूरे गांव की आंखों में धूल झोंक देगा? आज पूरा गांव तुझ पर थू थू कर रहा है। जवाब दे, अपनी सफाई में अब क्या भौंकेगा? ये मनहूस क्या बोलेगा सरपंच जी? जो गुनाह इसने किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी औलाद पूरे गांव की नाक कटा देगी। इसने सिर्फ जमींदार साहब को नहीं, बल्कि अपनी इस बूढ़े बाप की पगड़ी को भी मिट्टी में मिला दिया है। आप लोग जो चाहें इसे सजा दें, अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। इसे ऐसी सजा दीजिए कि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। मर गया ये मेरे लिए आज से। आप कहिए जमींदार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? गुनहगार आपके सामने खड़ा है और इसके बाप ने भी कह दिया है कि इसे जो चाहे सजा दें। आखिर इस पाखंडी ने आपकी हवेली की मर्यादा लांघी है और आपकी साख को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। आप जो फैसला करेंगे, पूरी पंचायत और ये गांव उसे ही आखिरी सच मानेगा। बोलिए जमींदार साहब, विकी के लिए आपके मन में क्या सजा है? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सरपंच जी, मुझे तो ऊपर वाले ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं ये बदमाश क्या अनर्थ कर देता। इसने मेरी हवेली की इज्जत को खिलौना समझ रखा था। मेरा फैसला साफ है, इसके माता पिता का हुक्का पानी आज से ही बंद कर दो। गांव का कोई भी इंसान इनसे नाता नहीं रखेगा और इस विक्की को अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दो। इसे ऐसी सख्त जेल होनी चाहिए कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि जमींदार की साख पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। रुक जाओ सरपंच जी, रुक जाओ। इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं है। ये लड़का तो सिर्फ एक जरिया था। असली खेल तो उस जादुई मुखौटे और इंसान के भीतर छिपे लालच का था।
मैंने ही इसे वो मुखौटा दिया था। बाबा, पूरी दुनिया को छोड़कर आपको मैं ही मिला था। आखिर मुझे क्यों उस लालच के जाल में फंसाया? माना कि मैं आवारा था, पर चोर नहीं था बाबा। आपने वो मुखौटा देकर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। आखिर मैं ही क्यों? क्या मेरी गरीबी इतनी बड़ी सजा थी कि आपने मुझे तमाशा बना दिया? आज मेरा परिवार, मेरी इज्जत सब खाक में मिल गया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? और बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? इस लड़के में कोई दोष नहीं है। अगर मेरे परिवार में कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आपने एक आवारा लड़के के हाथ में ऐसा जादुई हथियार दे दिया जिसका अंजाम आप खुद नहीं जानते थे। क्या मेरी इज्जत और मेरे परिवार की सुरक्षा आपके इस इम्तिहान से छोटी है? आज तो ऊपर वाले ने बचा लिया, पर अगर ये बदमाश कुछ गलत कर देता तो क्या आप उसका पाप अपने सिर पर लेते? जवाब दीजिए बाबा। शांत हो जाओ जमींदार। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे परिवार को, और ना ही कुछ होता। ये कोई साधारण खेल नहीं था। आज से 300 वर्ष पूर्व राजा अग्रसेन ने एक महायज्ञ करवाया था, क्योंकि उनके पुत्र का स्वभाव भी इस विक्की की तरह ही आवारा और मन चला था। उस यज्ञ की अग्नि से यह जादुई मुखौटा उत्पन्न हुआ था। जो कोई भी इसे धारण करता है, उसकी आत्मा की सच्चाई ये दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर देती है। इसका मकसद किसी का बुरा करना नहीं, बल्कि इंसान को उसके असली रूप का आईना दिखाकर उसे दोबारा गलत रास्ते पर जाने से रोकना है। ये सजा नहीं, ये विक्की को सही राह पर लाने की एक दैवीय तरकीब थी। महाराज, आपने हमें याद किया। उदय सिंह जी बोले कि आप किसी गहरी चिंता में हैं और हमें तुरंत उपस्थित होने के लिए कहा है। क्या बात है महाराज? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि आपने आधी रात को हमें तलब किया? ऋषिवार, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको इतनी देर रात यहां उपस्थित होने के लिए कहा, पर आप तो जानते ही हैं कि हम अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, और हमारा पुत्र वो इस राज्य को संभालने के काबिल ही नहीं है। वो इतना गैर जिम्मेदार है कि सब कुछ समाप्त कर देगा, और वो हमारी प्रजा को नहीं संभाल पाएगा। उसका आवारापन सबको ले डूबेगा। ऋषिवर, मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका एक ही उपाय है महाराज, हमें अग्निदेव का वाहक बनना होगा। इस यज्ञ की ज्वाला से एक मुखौटा उत्पन्न होगा जो न केवल राजकुमार को, बल्कि आने वाली सदियों तक आवारा और बिगड़े लोगों को ठीक करेगा। यह मुखौटा एक दर्पण होगा जो इंसान को उसकी असलियत दिखाएगा। इसके बाद कोई भी अधर्मी अपने सच से भाग नहीं पाएगा। क्या आप इस महान त्याग के लिए तैयार हैं महाराज? ऋषिवर, अब और इंतजार मत कीजिए। शीघ्र ही अग्निदेव का आह्वान कीजिए ताकि आने वाली पुश्तों का उद्धार हो सके। हमारे पास सोचने का समय बिल्कुल नहीं है। अग्नि की लपटों को जागृत कीजिए ऋषिवर। यह मुखौटा ही आखिरी उम्मीद है आने वाली नस्लों की रक्षा के लिए और इस राज्य के भविष्य के लिए। ओम अग्निदेव अवहय तमसो ज्योतिर्गमाय यज्ञ स्थापन शांति मंत्र शुद्धिकरणं भावबंधन मुखोत अर्पणं शक्ति देहि दिव्य तेजस जीवन रहो।